Hello, my dear students. Welcome back to my new video. My name is Amit from A1 Coaching. So, बहुत से स्टूडेंट से क्लास 9 के बहुत ज्यादा नाराज है मुझसे कि सर आप 9 की तो वीडियो डाल ही नहीं रहे भाई। बहुत ज्यादा कमेंट आए बच्चों के, ग्रुप पे भी मैसेज आया कि सर आप वीडियो नहीं डाल रहे हैं, बहुत नाराज है आपसे भाई। कुछ बच्चों ने ग्रुप भी लेफ्ट कर दिया, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी बेटा। आपसे रेगुलर आपको वीडियोस मिलेगी, इट्स माय प्रॉमिस टू ऑल माय स्टूडेंट्स। और क्लास 10 तो 12 की वीडियोस नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब डालूंगा 3-4 दिन के अंदर डाल दूंगा भाई। पूरा सिलेबस 3 से 4 दिन के अंदर, चाहे कॉमर्स चाहे इकोनॉमिक्स, कंप्लीट करा के छोड़ दूंगा ताकि आप आराम से पढ़ते रहो। ठीक है, चलो परेशान मत हो, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे द इंडियन इकोनॉमी के बारे में, पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्टर। ठीक, ऑलरेडी मैंने कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ाया था। ठीक, और देखते हैं भाई प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, होता क्या है प्राइमरी सेक्टर। अब देखो इंडियन इकोनॉमी में सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्टर। सबसे पहली चीज, प्राइमरी सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर ही होता है जो हमें रॉ मटेरियल देता है, जिससे लकड़ी से मेज बनती है। जैसे वुड कहाँ से मिलता है भाई, प्राइमरी सेक्टर से। फिर वो लकड़ी मेज बनाने का काम कौन होता है, टेबल बनाता कौन है, सेकेंडरी सेक्टर। जिस तरह से मैंने कपड़े पहन रखे हैं, तो कॉटन देता कौन है भाई साहब, वूल देता कौन है, ऊन वगैरह कौन देता है, वो प्राइमरी सेक्टर देता है, वो सेकेंडरी सेक्टर बनाता है। तो कहने का मतलब प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, कच्चा माल देता है, जिससे हम लोग बनाते हैं भैया भैया बढ़िया बढ़िया सामान। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर की मैक्सिमम चीजें रॉ मटेरियल ही होती है ना, सारी चीजें फूड अनाज वगैरह सब किसमें आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ही आता है। तो आगे देखो, इन इंडिया ओवर 2/3 मतलब 2/3 of its working population are engaged directly in agriculture and मतलब इंडिया की 2/3 जो पॉपुलेशन है, अगर 1 लाख रुपए है, 1 लाख लोग हैं दुनिया में, उसका 2/3 लोग इंगेज हैं आज भी एग्रीकल्चर में। एंड आल्सो सिमिलरली एग्रीकल्चर लाइक एक्टिविटी ऑफ देयर लाइवलीहुड, जिससे अपनी लाइवलीहुड चला रहे हैं, अपना लाइफ चला रहे हैं, अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं। वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर, क्योंकि और कोई काम उनके पास नहीं है, उनका लाइफ इसी चलता, पैसा उन्हीं से इसी से आता होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, एक एस्टिमेट अकॉर्डिंग 60% ऑफ आवर वर्किंग पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चर एट प्रेजेंट कंपैरिजन टू, मतलब आज भी 60% लोग ऐसे हैं 100 में जो इन्वॉल्व हैं पैसा कमाने में, किसमें, एग्रीकल्चर में, इन कंपैरिजन टू 2 to 3% यूके में 2 से 3%, हमारे कंट्री में 60%, यूके और यूएसए में 2 से 3%, वाह, यूएसए में 6%, फ्रांस में वाह, 7% ऑस्ट्रेलिया में। ये सब डेवलप्ड कंट्री है। इन लोग एग्रीकल्चर पे काम नहीं करते, इन लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर है, मोबाइल बनाते, टीवी बनाते, कंप्यूटर बनाते, समझ रहे हो। और हम लोग क्या बनाते हैं, आटा दाल चावल गेहूं बनाते हैं, लेकिन वो भी सही से नहीं कर रहे हैं यार। पैसा तो इसमें भी है, लेकिन करो तो ठीक, वो भी स्ट्रक्चर बड़ा खराब है। यार समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखो, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के कंट्रीब्यूशन क्या है भाई, पहला, ओवर 2/3 ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज, मतलब हमारी 2/3 पॉपुलेशन में एंगेज है, जिससे लोगों के पास क्या आ रहा है, लोगों की अर्निंग हो रही है अपनी लाइवलीहुड को चलाने में। नंबर 2, एग्रीकल्चर सप्लाइज रॉ मटेरियल टू वेरियस इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर क्या करता है बेटा, रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। क्या करता है, रॉ मटेरियल सप्लाई करता है टू वेरियस इंडस्ट्रीज। ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल देने का काम कौन करता है, आपको इंडस्ट्री वालों को रॉ मटेरियल तो वही देता है ना। लकड़ी कौन देता है, वही देता है। आयरन कौन देता है, यही देता है। अगर ये ना दे एग्रीकल्चर तो इंडस्ट्री वाले कुछ ना कर पाएंगे। ठीक है भाई। नंबर 3, एग्रीकल्चर हेल्प इन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। एग्रीकल्चर करता है, हेल्प करता है फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने में। मतलब हमें डॉलर भी तो चाहिए, दूसरी कंट्री से कैसे सामान लेंगे, तो हम लोग अपना सामान बेचते हैं, तो उसमें 70% गुड्स, अगर 100% में 70% गुड्स तो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही जाता है। मसाले वगैरह हो गया, अनाज हो गया, ग्रेन हो गया, सारी चीजें। ठीक, एग्रीकल्चर इनेबल इंडिया टू ओवरकम प्रॉब्लम फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज को खत्म करता है। हमारे यहाँ पहले भूखमरी बहुत थी, लोग भूख से मर जाते थे, अब शॉर्टेज को खत्म करने का काम करता है। ठीक, एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट अबाउट 70% टू टोटल जीडीपी, मतलब जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारे कंट्री में कितने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रही है, उसमें 17% गुड्स जो प्रोड्यूस होता है वो एग्रीकल्चर से होता है। ठीक है, नंबर 6, बस बहुत है यार। ठीक है, 5 पॉइंट याद कर लो, इनफ है। ठीक, ये 5 पॉइंट याद कर लो, शुड बी इनफ। 5 नंबर से बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आगे बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। किसकी बात करते हैं बेटा, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम क्या भाई साहब। नंबर 1 देखो, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग बहुत छोटी छोटी सी है, जमीन पे काम होता है, छोटी छोटी जमीन है,
एक अब्बा के 4 बेटे, सब में बंटवारा हो गया, सब थोड़ी थोड़ी जमीन में काम कर रहे हैं। कैसे होगा? बंटवारा करोगे तो यही तो होगा ना, मिलजुल के काम कर लेते हैं। खैर ये पर्सनल हो रहा है, कहने का मतलब आपकी जमीन बहुत छोटी छोटी है, जब जमीन बड़ी से रहेगी तो वहां पर प्रोडक्शन ज्यादा होगा, आप बहुत छोटा है भाई। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता एग्रीकल्चर में, और गरीब किसान कहाँ से करे यार? फार्मर्स के पास पैसे नहीं है, पैसा नहीं तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करे? इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो वही कोई भी चीज इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो कभी तरक्की नहीं कर पाएगी। दिक्कत है ना। लैक ऑफ इफेक्टिव पॉलिसी, जो पॉलिसी बनाई गई गवर्नमेंट की तरफ से या फिर जो पॉलिसी अपनाई जा रही है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है, वो इतनी कारगर साबित नहीं हो पा रही है। नेग्लिजेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेग्लिजेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी एक दिक्कत है भाई। इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं, इरिगेशन की पानी वगैरह नहीं मिल पा रहा यार, कहाँ से लाए? आज हम लोग सोचते हैं बारिश हो जा, बारिश हो जा, बारिश हो जा, नहीं होती। और कभी कभी तो इतनी बारिश हो जाती है जो फार्मिंग हुई थी वो भी खराब हो जाती है। ये बहुत दिक्कत भरी बात है भाई, ठीक है। फिर आउटडेटेड फार्मिंग टेक्नोलॉजी, फार्मिंग टेक्नोलॉजी बहुत क्या आउटडेटेड, हमारे पास फार्मिंग टेक्नोलॉजी बहुत आउटडेटेड है जिससे हम लोग फार्मिंग करते हैं, ये भी बहुत दिक्कत की बड़ी बात है। हम लोग आज भी वही हल लेके जोत रहे हैं, हमारे पास ना ट्रैक्टर है ना कीटनाशक दवाएं। अब सर अभी तो थी, अरे यार इंडिया इतना बड़ा है, कोने कोने में गांव है, और जहां जहां गांव है हर जगह चीजें नहीं पहुंच पाती। आज भी बहुत गांव बंजर हो चुके हैं, मतलब बंजर हैं। गवर्नमेंट मेजर्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर लिए भैया एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए? नंबर 1, यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड। गवर्नमेंट ने क्या किया? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का लेके आए, HYV सीड्स जिसको बोलते हैं हम लोग, HYV सीड्स, जिसकी हेल्प से ज्यादा प्रोडक्शन हुआ। यूज ऑफ फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड्स, इन्होंने फर्टिलाइजर को यूज किया और इंसेक्टिसाइड को यूज किया, कीटनाशक दवाई लाए, बहुत से फर्टिलाइजर को यूज किया, केमिकल लाए, जिससे बहुत ज्यादा आपका प्रोडक्शन बढ़ा। बेटर इरिगेशन फैसिलिटी, पानी की सुविधा प्रोवाइड करी, नहर बनवाए, तालाब बनवाए, ताकि लोगों को, किसानों को पानी की दिक्कत ना होने पाए। अडॉप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाया, इंट्रोड्यूस कराया, नए नए चीजें चलाई गांव गांव में, ताकि लोगों को इससे इंट्रोडक्शन कराया जा सके, ठीक। सेटिंग अप एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर ओपन किया और इंस्टीट्यूट भी ओपन किया भैया, कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए इंस्टीट्यूट ओपन किया, ताकि वो पढ़े और एग्रीकल्चर के बारे में जाने। प्रोविजन एक्सपेंशन ऑफ रूरल क्रेडिट फैसिलिटी, गांव में रूरल क्रेडिट फैसिलिटी लेके आए कि उधार के पैसे मिल जाए, ताकि फार्मर पैसे इन्वेस्ट कर सके, अच्छे बीज ला सके, अच्छे सीड्स ला सके और अपनी क्रॉप्स को ज्यादा उगा सके, ताकि प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके। ये सारी चीजें गवर्नमेंट भाई ने मेजर लिए थे भाई। अगला टॉपिक आता है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या आता है? ग्रीन रेवोल्यूशन। ये क्या होता है? देखो जब हम आजाद हुए थे 1947 में, तो हमारे देश पे कब्जा था उस टाइम अंग्रेजों का, और अंग्रेजों ने जमीन को एकदम बंजर बना दिया था, हालत खराब कर दी थी एकदम। तब हालत टाइट थी भाई, बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी थी यार, सब बहुत ज्यादा दिक्कत थी, समझ रहे हो? तो उस टाइम में इतनी ज्यादा दिक्कत चल रही थी, इतनी ज्यादा दिक्कत थी। अब फार्मिंग कर रहे थे लेकिन इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। उसके हम लोगों ने बढ़िया बढ़िया सीड लेके आए, बहुत अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे, और एक टाइम आया मिड 1960s में, मतलब 1965 से 1966 के बीच में, तकरीबन आफ्टर 1960 लिखा हुआ इसमें, 1965-66 के बीच में, कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ भैया। क्या हुआ? बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, जरूरत से ज्यादा, उम्मीद नहीं थी इतना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। उसी फेज को हम लोग बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, उसी फेज को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या लिखा है? ग्रीन रेवोल्यूशन is a unique event in the agriculture history of independent India. The introduction of high yielding variety of Indian seeds after 1960. ठीक, 1960 में यूज किया गया इसका और बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ। इंक्रीज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर इरिगेशन आर नोन एज कलेक्टिवली एज द इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब फर्टिलाइजर का यूज किया गया, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी हुई, जहां पर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। इसके पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हुआ भाई? पहला, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में क्या हुआ? इंक्रीमेंट हुआ, चीजें चेंज हुई, मतलब लोग ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा, ठीक। प्रोस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स की क्या थी? प्रोस्पेरिटी थी, फार्मर्स का आउटलुक चेंज हो गया, फार्मर्स के अंदर पर्सनालिटी चेंज हो गई भाई सब। रिडक्शन इन इंपोर्ट ऑफ गुड्स फूड ग्रेन, रिडक्शन, दूसरी कंट्री से हमें फूड ग्रेन मंगाना कम हो गया, हमारे पास फूड रहता था खुद ही, हम खुद देते थे या दूसरे से लेते रहेंगे यार, ठीक। कैपिटलिस्टिक फार्मिंग हो गई, ठीक है, और पैसा कमाने लगे, पैसे से पैसा, प्लकिंग बैक प्रॉफिट ज्यादा आने लगा। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई भाई साहब, इंडस्ट्री वालों को भी तो रॉ मटेरियल मिलने लगा ना, हम बनाने लगे, हमें पास ज्यादा था तो अब ज्यादा देने लगे। रूरल एम्प्लॉयमेंट, लोगों को जॉब मिलने लगी गाँव में, ठीक है। चेंज द एटीट्यूड ऑफ फार्मर्स का एटीट्यूड चेंज हो गया, यस वी कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, व्हाई कैन वी नॉट डू इट। कहने का मतलब फार्मर्स का एटीट्यूड चेंज, उनको लगा यार यस हम कर सकते हैं और प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो फार्मर का एटीट्यूड, सारी चीजें एटीट्यूड पे डिपेंड करती है यार। आपका पेपर, आप नर्वस हो, लेकिन आपके अंदर आ गया मैं कैसे फेल हो जाऊंगा, नो वन कैन,
फेल मी, तो ये मुझे फेल नहीं कर सकता। तो अगर आपके अंदर ये एटीट्यूड आ गया तो जिंदगी में कभी भी आप फेल तो छोड़ो, दूर दूर तक भटकोगे भी नहीं उसके आसपास। तो आपका एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आपके अंदर एटीट्यूड है, आपके अंदर वो बात है, तो फिर देखो दुनिया आपके कदमों में आकर गिरेगी। समझ में आ रही बात? तो आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए, आपके अंदर जिद होनी चाहिए, वो पढ़ाई हो या फिर दुनिया में कोई भी चीज हो जिसको आपको टारगेट, जो आपको जिंदगी में लाइफ में आप अचीव करना चाहते हो, उसके लिए आपके अंदर बड़ा एक जिद होनी चाहिए। ठीक है, तो वो जिद अगर रहेगी तो आप कभी भी चीजों को चेंज कर सकते हो। एक एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। ठीक, पैर ये तो समझाने के लिए मैंने बोल दिया। आगे देखो, फूड सिक्योरिटी क्या है भाई? लास्ट चीज, लास्ट टॉपिक चैप्टर का। नेक्स्ट सेकेंड, फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है? क्योंकि बता रहे हैं फूड सिक्योरिटी जो है ना बेटा, एक टाइम था हमारे देश में लोग जब भूखमरी से मर रहे थे। यार बहुत खराब बात है, अगर इंसान को खाने की कमी से मर जाए तो बहुत अफसोस की बात है। अगर आपके अगर बगैर कोई ऐसा हो बेटा जो लगे कि भूखा है तो उसको खाना दे दिया करो। ठीक है, ऐसे भूख से नहीं मरना चाहिए लोग। फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है अवेलेबिलिटी, फूड का अवेलेबल होना। एक्सेसिबिलिटी का मतलब अवेलेबल है तो वहां तक एक्सेस भी हो सके। और लास्ट होता है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या होता है? आप उसको अफोर्ड कर सको, इतना महंगा ना हो खरीद ना पाओ। टू ऑल पीपल ऑल टाइम, ऑफ टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स, ताकि हर लोगों को मिल सके, ऑल टाइम्स मिल सके, खाने से ना मरने पाए लोग यार। ठीक, द पुअर हाउस होल्ड आर नॉट वॉलंटियर फूड सिक्योरिटी, देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड क्रॉप्स। ठीक है, तो मतलब दिक्कत होती है, वहां तक पहुंचे ना तो खाना पहुंच नहीं पाता सबको। अवेलेबल तो है फूड लेकिन गरीबों तक पहुंच नहीं पाता है। उसके लिए गवर्नमेंट ने अवेलेबल लाया है एफसीआई। एफसीआई का फुल फॉर्म होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट की एक बॉडी है जिसको गवर्नमेंट ने बनाया ताकि गवर्नमेंट देखती है जो गरीबों तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है पहुंचे, सस्ते रेट में पहुंचे। तो क्या है? इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन फॉर सेफ गार्डिंग। क्या रोल है इसका? इफेक्टिव, देखो उसमें थोड़ा सा रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी तो मैं यहीं से बता दे रहा हूँ। लास्ट टॉपिक हमारा रोल ऑफ एफसीआई। ठीक, नंबर 1 पर है एफसीआई का मतलब क्या होता है? एफसीआई का मतलब होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है बेटा? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट की एक बॉडी होती है, इसको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है ताकि हर आदमी को फूड पहुंच सके। ठीक, तो नंबर 1 पर है इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन फॉर सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स, ताकि फार्मर्स को एक अच्छा रेट मिल सके। फार्मर के इंटरेस्ट के लिए लोग काम करते हैं। देम प्रो रेम्यूनरेशन प्राइसेस फॉर देयर गुड फूड ग्रेन, जो फूड ग्रेन उसके लिए रेम्यूनरेशन उनको अच्छा मिले। नंबर 2 पर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू आउट द कंट्री थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पूरे देश में जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है गुड्स का उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पीडीएस के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू। जैसे राशन कार्ड वगैरह लेके आप जाते हो ना सामान लेने, तो वहाँ के थ्रू दुनिया में हर गरीब तक खाना पहुँच सके। नंबर 3, मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ ऑपरेशनल एंड बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स टू इंश्योर नेशनल फूड्स सिक्योरिटी। बफर स्टॉक करता है, बफर स्टॉक का मतलब ताकि खाने की कभी कमी ना होने पाए और हर इंसान को कभी भी भूख की वजह से मरना ना पड़े या सर्वाइव या दिक्कत ना उठानी पड़े। तो बफर स्टॉक करके रखती है गवर्नमेंट ताकि किसी भी तरह की दिक्कत ना होने पाए। फाइनली इसी के साथ ये टॉपिक खत्म हुआ, चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी चैप्टर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।